हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का टॉपिक हमारा है मशीन का ईएमएफ इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन इनसे पहले कल मैंने वीडियो नहीं किया था क्योंकि इरफान खान जी का डेथ हो चुका था। तो काफ़ी एक्टर मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, उसके डायलॉग्स या एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत लाइक करता हूं। मैं पर्सनली उनसे जयपुर के शूटिंग के दौरान मिला था, जब वहां पे स्मार्ट कार्ड का या डेबिट कार्ड का कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो उस दौरान मैं उसको देखा था। बहुत सिंपल बंदा है ना, मतलब ग्राउंड टू आर्ट्स आप कह सकते हो, इतने लेजेंड बंदे थे वो, है ना। तो उसको मेरी तरफ से नमन। और आज ऋषि कपूर साहब का भी डेथ का ये सुना हूँ, तो काफ़ी एक तरीके से बॉलीवुड के लिए सदमा है। इरफान खान, उसको हम हमेशा मिस करेंगे, इसलिए कल हमने वीडियो नहीं बनाया। और दूसरा होता है कि मैं वीडियो 2 घंटे 1 घंटे के अंदर नहीं बनाता। आपको पता होगा मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट देने पे यकीन करता हूं और नहीं चाहता कि नंबर ऑफ वीडियोज में बहुत ज़्यादा बनाऊं। मैं चाहता हूं 4 ही बनाऊं, पर उस लेवल की बनाऊं। आप अगर देखते हो तो आपको लगेगा कि वाकई में ठीक है, थोड़ा लेट ही लगे पर क्वालिटी कंटेंट आना चाहिए, इसीलिए हम उस पर फोकस करते हैं। तो मुझे इन सबों को नमन आज के लिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए हम अपने टॉपिक पे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आपसे कह रहा है ईएमएफ इक्वेशन। देखिए, सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ कि सेमेस्टर में आप ईएमएफ इक्वेशंस कैलकुलेट करते हो, तो वहाँ तो अपन याद करके जाते हैं, एकदम छाप देते हैं, एग्जाम में आता है और छापता है, नंबर के लिए वाहवाही करते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं समझा था, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हुआ था। लेकिन आज हम कुछ चीज़ों यहाँ पे जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए, ईएमएफ इक्वेशन देखिए, नो लोड कंडीशन हो या फुल लोड कंडीशन, हमेशा ईएमएफ इक्वेशन सेम आता है। पर हम स्टार्ट यहां से करते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होते हैं। उसके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कल कराए थे आपको, परसों जो भी दिन कराया था लास्ट टाइम, वो बहुत आपके लिए क्रूशियल बेनिफिट होने देने वाला है, क्योंकि ओवरव्यू वहीं से पता लग रहा है चीजों का। अब देखिए क्या करते हैं। जब भी ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे तो यहां से भी ईएमएफ इक्वेशन निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। हमने यहां 2 कंडीशन को लिया है ट्रांसफार्मर का। ये कंडीशन है ट्रांसफार्मर का नो लोड का, ये कंडीशन है हमारे लिए ऑन लोड का। ऑन लोड के कंडीशन पे हूं मैं, ऑन लोड के कंडीशन पे हूं मैं। एक है नो लोड, दूसरा है ऑन लोड। क्या है, थोड़ी सी डिफरेंसेस यहां पे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज आप लोगों को बस शेयर करने वाला हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या है, कंस्ट्रक्शन वाइज हमने देखा, ये है हमारा कोर, ये है टर्न, ठीक है। या अगर सेकेंडरी साइड कोई लोड नहीं लगा है, इसका मतलब नो लोड यानी ओपन सर्किट। अगर लोड लगा है तो हम कह सकते हैं ओन लोडेड कंडीशन। ध्यान रहे, प्राइमरी साइड जितने भी चूज यूज करते हैं, इस साइड हम जितने यूज करते हैं उसके सफिक्स में 1 यूज करेंगे, और इधर जितने यूज करते हैं सेकेंडरी वाइड से 2 यूज करते हैं। यहां से भी देखिए, इधर 1 और इधर 2 यूज करते हैं। यानी इधर अगर मैं यूज करूंगा E1 I1 N1, इधर E2 N2 I2, ऐसे करके हम यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या, देखिए, अगर ये जब मैं स्विच को ऑन कर दूंगा, ये हमारा स्विच है, स्विच को अगर ऑन करूंगा तो वाइंडिंग में फ्लक्स जाएगा। तो यहां हम बात Φ1 और Φ2 की नहीं करते, क्योंकि दोनों में एक म्यूचुअल फ्लक्स होता है जो इसको हम Φm बोलते हैं। हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजों को समझिए। आपको लास्ट क्लास में हमने बोला था ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट 3 से 5% होता है। क्या बोला था? ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट 3 से 5% होता है। ये एक पॉइंट्स रहा था हमारे लिए, और हमने उसके बारे में भी कुछ डिस्कस किया था आपसे। चलिए समझिए, अगर किसी वाइंडिंग में, ये कॉइल ही तो है एक तरीके से, जो कॉपर कंडक्टर होते हैं उसका टर्न है ना। किसी वाइंडिंग में अगर जैसे ही सब स्विच को ऑन करूंगा, मैं स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा, वैसे इसमें क्या होगा, कनेक्शंस जाएंगे और कनेक्शंस करंट जाएगा, और करंट जैसे ही जाएगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। यहां भी अगर इस स्विच को क्लोज किया जाए तो इससे प्रोड्यूस होगा फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। अब यहां पे समझिएगा, टर्नों की संख्या यहाँ पे N1 N2 है, यहां भी टर्नों की संख्या N1 N2 है, ठीक है। अगर नो लोड कंडीशन में, और एक है फुल लोड कंडीशन, पहले फुल लोड में बता देता हूं। देखिए, कोई भी ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया, मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊं, कोई भी ट्रांसफार्मर दिखाओ, ये डिजाइन अगर है तो बताइए, कोई ट्रांसफार्मर को नो लोड के लिए रखते हैं क्या? भाई इधर सप्लाई दे रहा हूं, तू यहां बैठा रहे, है ना। ऐसा तो हम नहीं करते। किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर मैं डिजाइन करता हूं तो हमेशा टारगेट होता है कि उसके साथ लोड कनेक्ट हो, है ना। वो बात अलग है, लोड फ्लक्चुएट करे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएट करता है। अब समझिए टारगेट क्या कह रहा हूं मैं। अगर किसी ट्रांसफार्मर को लोड के लिए कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अगर इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड कनेक्ट है तो यहां लोड भी कनेक्ट है। इसका मतलब प्राइमरी साइड अगर करंट वोल्टेज होगा, यहां पे देखिए, यहां का वोल्टेज V1
और यहाँ का इंड्यूस्ड वोल्टेज E1। तो V1 अगर है क्लोज सर्किट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट जाएगा I1, ठीक है। और यहाँ भी लोड होगा तो सेकेंडरी साइड भी करंट जाता है। आपको सिंपल अभी समझना चाहिए, वर्किंग में हम लोग हर चीज बताएंगे। तो सेकेंडरी साइड करंट भी उत्पन्न होगा और करंट किसी लोड को जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे नो लोड रहेगा तो करंट यहां से थोड़ा बहुत तो जाएगा लेकिन यहां पे जीरो होगा। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। आपसे बोल रहा है अगर यह इस स्विच को जैसे ही मैंने ऑन किया ऑब्वियसली इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। करंट जैसे ही किसी वाइंडिंग में फ्लो होगा तो यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यानी हमने किसी वाइंडिंग में हमने करंट फ्लो कराया तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। फ्लक्स जैसे ही प्रोड्यूस हुआ ये फ्लक्स क्या करता है, एक सर्कुलेटिंग पाथ बनाता है। सर्कुलेटिंग पाथ बनाता है, ये देखिए सर्कुलेटिंग पाथ बनाता है और यहां से गुजरने लगता है। जैसे ही करंट में दिया तो सर्कुलेटिंग पाथ बनाता है। उसके बाद क्या होता है, यहां भी वोल्टेज, अभी ईएमएफ इक्वेशन हम बताएंगे, वोल्टेज यहां डेवलप होता है। तो यहां एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम बताया था बहुत नेग्लेजिबल होता है। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लेजिबल। तो यहाँ का वोल्टेज और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लेजिबल। तो वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होगा, बराबर। हम कहते हैं यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज हमेशा क्या होता है, बराबर। सिमिलरली यहाँ पर इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी जीरो तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी लगभग का बराबर कहते हैं E2 का। यानी यहाँ पर डेवलप वोल्टेज और यहाँ लोड का टर्मिनल वोल्टेज आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। लगभग बराबर, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप होता है तो हम कहते हैं लगभग बराबर होते हैं। इसका भी बहुत यूज होने वाला है, ध्यान रहे। तो लगभग बराबर या बराबर आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। आइडियली बिल्कुल बराबर होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो IaRa ड्रॉप प्लस यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का सप्लाई वोल्टेज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। अब क्या है, अगर किसी वाइंडिंग को सप्लाई यहां पे दिया जाए तो क्या होता है कि यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। करंट तो सर्कुलेट होगा लेकिन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इस वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। यहां से भी देखिए, यहां से करंट फ्लो हुआ और ये ओपन सर्किट तो है लेकिन ये फ्लक्स तो फाइनली क्रॉस करके जाएगा यहां से, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो दोनों ही कंडीशन में म्यूचुअल फ्लक्स हमेशा बराबर होता है। आज दिमाग में बैठा लीजिए, एक ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड हो या फुल लोड, दोनों में ही म्यूचुअल फ्लक्स बराबर होता है। ये हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। आप कहोगे सर यहां नो लोड है तो उतना करंट तो नहीं जाएगा, जब ये करंट खींचेगा तो बहुत ज्यादा करंट जाता है, फ्लक्स बढ़ जाता है। इसकी हम राजनीति बताएंगे कि क्या होती है इसकी राजनीति, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब यहां पे एक चीज और मैं बोला हूं, देखिए अगर एसी आपने अप्लाई किया, यहां पे एसी अप्लाई किया तो यहां पे फ्लक्स जाता है तो वोल्टेज क्यों डेवलप हो जाता है जी, E1 वोल्टेज डेवलप होता है E1 इसके थ्रू। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहता है कि जहां पे टर्नों की संख्या होगी और फ्लक्स में वेरिएशन होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में अगर वेरिएशन होगा तो हम प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। इसीलिए इस वाइंडिंग में वोल्टेज डेवलप होता है और हम इसका EMF इक्वेशन निकालते हैं, इसका EMF इक्वेशन डेवलप करते हैं कि भाई तुम डेवलप तो हो रहे हो, इस वाइंडिंग पर कितना हो रहे हो। अब समझिए, हमने एक चीज और बोला था लास्ट की क्लास में कि EMF जो डेवलप होता है और यहां पे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है, यानी E = -N dφ/dt। इसका मतलब क्या है, E = -N dφ/dt, यानी आपका फ्लक्स क्या है, अगर ये फ्लक्स वेरिएबल होगा तभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में ई वैल्यू देगा, अगर कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में देखिए, अगर एसी लगा है यानी वाइंडिंग में एसी लगा है तो फ्लक्स एक बार इधर से जाएगा, दूसरी बार इधर से, एक बार इधर से, दूसरी बार इधर से, ऐसे लूप बनता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो बात अलग है। वाइंडिंग में अगर मैं करंट दूंगा एसी तो एक बार फ्लक्स धीरे धीरे, चूंकि एसी कैसा होता है, साइनोसॉइडल, एसी का करंट साइनोसॉइडल तो उसका फ्लक्स भी साइनोसॉइडल। सर्किट थ्योरी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका करंट साइनोसॉइडल तो इसका फ्लक्स, उत्पन्न फ्लक्स भी साइनोसॉइडल। इसका मतलब जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, फिर करंट जब घट रहा होगा तो फ्लक्स भी घट रहा होगा। तो वही होता है, करंट कैसे जिस तरीके से बढ़ता है फ्लक्स भी बढ़ता है, एक जीरो नहीं हो जाता, बढ़ता है तो फ्लक्स भी घटता है, फिर बढ़ता है फिर जीरो होता है, फिर बढ़ता है। तो जिस तरीके से करंट बढ़ता घटता है एसी केस में, फ्लक्स भी बढ़ता घटता है। अगर फ्लक्स बढ़ता घटता रहेगा तो डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू दे देता है। इसीलिए एसी पे तो सही चलता है, एसी पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है, लेकिन जब हम डीसी सप्लाई इसी ट्रांसफार्मर लगा दूं, डीसी सप्लाई लगा दूं तो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन से जाएगा। अगर यहाँ एन पोल
बना और यहाँ एस पोल बना, तो हमेशा फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहेगा और कांस्टेंट फ्लक्स, मान लो जो मैं कहता हूँ 100 लाइन फिक्स हो गया, जितना सप्लाई दिया उसके रिस्पेक्ट में 100 लाइन फिक्स किया जाता है, कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 होता है और 0 वोल्टेज हो गया, इसीलिए यहाँ पे वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होता है। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में बढ़िया से बता दिया, आप उसको देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए डीसी पे तो ऑपरेट नहीं होता, एसी पे ऑपरेशन होता है। तो ईएमएफ इक्वेशन निकल जाएगा फैराडेज लॉ पे, कब, जब हम यहाँ पे एसी अप्लाई देंगे, यानी ट्रांसफार्मर में एसी अप्लाई देंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मैं बताया कि ट्रांसफार्मर को हमेशा मैं क्या करता हूं, ट्रांसफार्मर को हमेशा, ध्यान से सुने, ट्रांसफार्मर को हमेशा ऑन लोड ऑपरेट करेंगे, नो लोड तो चलो कभी नो लोड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जैसे कि हमारा मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर एक बार मैं दिखाऊं आप लोगों को, मोबाइल चार्जर है। इस मोबाइल वायर की अगर बात करें तो यहाँ हम 230 वोल्ट लगाते हैं ना, यहाँ पे 230 वोल्ट लगाते हैं, लेकिन फाइनली आउटपुट बैटरी को कितना चार्जर डीसी हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रेक्टिफायर यूज होते हैं, 5 वोल्ट 3 वोल्ट का बैटरी होता है, तो वहाँ पे वो चार्ज हो जाता है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे अगर वो चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, 220 या 230 वोल्ट को वो घटा के कितना में तब्दील कर रहा है, 5 वोल्ट में, है ना। रेक्टिफायर है तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब समझिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अब इसमें लोड लगा है तब तक करंट खींचता है प्रॉपर, और नो लोड भी है तो हम यहाँ का नो लोड कर दूं, यहाँ का मोबाइल हटा दूं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये खींचने वाला करंट प्राइमरी साइड से कम हो जाता है, ठीक है ना। हम तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ऑन लोड कंडीशन हो तो हम ईएमएफ इक्वेशन निकाल सकते हैं तब भी, और नो लोड कंडीशन हो तब भी हमारा ईएमएफ इक्वेशन निकल जाता है। अब यहाँ साइन कन्वेंशन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ I1 I2 है, नो लोड कंडीशन में यहाँ I0 क्यों यूज करते हैं, है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आज मैं एक एक चीज बता देता हूँ। देखिए, कोई ट्रांसफार्मर फुल लोड पे काम कर रहा है, मान लीजिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ करंट का मान है 100, तो यहाँ 1000 एम्पियर होगा, करंट बढ़ता है लेकिन वोल्टेज घटता है, क्योंकि पावर दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होना होता है ना। अगर यहाँ करंट कम है तो करंट यहाँ ज्यादा होगा स्टेप डाउन में, और वोल्टेज यहाँ ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, क्योंकि पावर का गुणनफल हमेशा समान होता है। हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज डिस्कस किया था आपसे। अब मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत आज से आपका मशीन शुरू होने वाला है। ये ओवरव्यू देखिए कि किस तरीके से होता है। अब देखिए, जब नो लोड करंट, फुल लोड कंडीशन होता है ट्रांसफार्मर में, तो यहां जाने वाला करंट को I2 बोलते हैं और यहां I1, ठीक है। या अपने रेटेड करंट से ये चल रहा होगा, रेटेड करंट यहाँ भी मिल रहा होगा, यहाँ 100 तो मैं हो सकता है यहाँ 1000 एम्पियर बना होगा करंट और जा रहा होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ तो I1 बोलते हैं और यहाँ I2 बोलते हैं, यहाँ E1 बोलते हैं और यहाँ E2 बोलते हैं। लेकिन नो लोड कंडीशन में अगर आप करंट निकालते हैं तो यहाँ I1 क्यों नहीं लिखा जाता है ना, वहां पे I0 या I म्यू क्यों बोला जाता है, I0 या फिर I म्यू यहां लिखा जाता है। अब समझिए, जब कोई ट्रांसफार्मर फुल लोड पे रहता है तो यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो करता है, क्या होता है, रेटेड करंट फ्लो करता है। लेकिन जब कोई ट्रांसफार्मर नो लोड पे हो जाए, यानी ये लोड पे कोई लोड नहीं लगा हो, सेकेंडरी साइड कोई लोड नहीं लगा हो, तो हमने आपसे क्या बताया था लास्ट क्लास में, हमने आपसे बताया था कि जिस ट्रांसफार्मर में नो लोड हो जाए वहां यहां आने वाला करंट जो होता है, अगर यहां नो लोड करंट, इसका मतलब कि यहां का करंट जीरो, यहां नो लोड मतलब यहां का करंट जीरो। लेकिन जब यहां का करंट आपने जैसे ही नो लोड कर दिया, यहां अगर मान लो कि 100 एम्पियर करंट खींच रहा था, यहां कितना खींच रहा था, लोडेड कंडीशन पे 100 एम्पियर, तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% करंट ही इस वाइंडिंग में अब आता है। जब फुल लोड हो तो अगर यहाँ 100 एम्पियर करंट आ रहा होता है, तो नो लोड करने पर यहाँ जो खींचने वाला ट्रांसफार्मर है, कहाँ से, किसी ग्रिड से, किसी सबस्टेशन से, वो जो खींचेगा करंट सिर्फ 3 से 5% करंट ही। मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 एम्पियर करंट खींचा है, यही तो आपसे बात कर रहा था ना, यही मैं आपसे बात किया था कि आपसे कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो है अपने रेटेड करंट का 3 से 5% ही करंट सिर्फ खींचता है। तो भाई जब सेकेंडरी साइड कोई करंट नहीं ले रहा, तो फिर भी 3 से 5% कहाँ जा रहा है, तो मैग्नेटाइज करने में और कोर लॉस कंपोनेंट में जा रहे हैं। अभी एक एक चीज बताता हूं। अब समझिए, जब मैं इसीलिए नो लोड कंडीशन में जब ईएमएफ इक्वेशन निकालता हूं, तो यहां पे देखिएगा I1 ना लिख के कोई क्या लिखता है, I0 क्या लिखता है, जैसे ही यहाँ पे नो लोड कर देगा, यहाँ लिखेगा आपको I0, यहाँ लिखता है I0, क्या आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ लिखता है I0।
आई नॉट को हम इंडिकेट करते हैं, आई नॉट को मैं इंडिकेट करता हूं, यहां पे कोई भी इंडिकेट करता है, इसको बोला जाता है नो लोड करंट। उसको क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। समझिएगा, नो लोड करंट का क्या मतलब है? जब लोड नहीं होता तो करंट का मान ऑब्वियसली, अगर फुल लोड था तो I1 लिखते हैं, लेकिन जब नो लोड हो तो ऐसे कंडीशन में करंट का मान कितना हो गया? 3 से 5%, यानी 3 एम्पियर। जहां 100 एम्पियर बह रहा था वहां 3 एम्पियर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि आपका करंट का मान चेंज हो जाता है। नो लोड कंडीशन में करंट का मान चेंज हो जाता है, तो ये करंट सिर्फ कितना रह जाता है? 3 से 5%। इसीलिए अब I1 न लिख के जब नो लोड कंडीशन होता है तो यहां पे जाने वाला करंट को I0 लिखा जाता है, यहां पे जाने वाले करंट को I0 लिखा जाता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए और चीज बात करता हूं मैं आपसे। अब देखिए, जब I0 लिखा जाता है तो क्या होता है? इसका मतलब चलिए 3 एम्पियर अगर करंट यहां पे जा रहा है, यहां तो कोई करंट नहीं ले रहा है नो लोड कंडीशन में, लेकिन यहां से अगर 3 एम्पियर करंट जा रहा है तो वो 3 एम्पियर जा कहां रहा है? समझिएगा, वो 3 एम्पियर जा कहां रहा है? वो बेचारा 3 एम्पियर करंट जो जाता है, वो 3 एम्पियर जो करंट जाता है, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट में चला जाता है और एक कोर लॉस कंपोनेंट करंट में चला जाता है। अब समझिएगा बारीकी से, एक एक चीज को बहुत अच्छे समझना है, फिर हम इक्वेशन निकाल देंगे या फिर इक्वेशन। लेकिन समझिए, जब ये नो लोड करंट होता है तो नो लोड करंट भी 2 भागों में बढ़ता है। एक वो जो इस कोर को, चाहे नो लोड हो तब भी, इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए इससे होकर फ्लक्स गुजरता है। तो समझिए, जब यहां करंट नहीं भी ले रहा है तब भी इसको मैग्नेटाइज करता है, और तब भी यहां पे वोल्टेज E2 तो डेवलप होता ही होता है, चाहे करंट 0 हो जाए लेकिन वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो एक तो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट होता है, इस नो लोड करंट में भी, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट। वो करंट जो इस कोर को फ्लक्स गुजारने के लिए वैलिड हो, है ना, उस करंट को मैं बोल रहा हूं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो सबसे पहला आई न्यू समझ चुके होंगे आप लोग कि इस नो लोड करंट भी में भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जो है एक मैग्नेटाइजिंग करंट। दूसरा करंट कौन सा होता है? अब समझिए, जब फ्लक्स गुजर रहा है उसके बाद हमने बोला ना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यहां पे इसमें एडी करंट होता है, क्योंकि इसीलिए इस मेटल को पतला कर दिया जाता है काट काट के। तो इस पतले ब्लेड पर आपको पता होना चाहिए, इस पतले ब्लेड पर जो इसको बहुत पतला कर दिया हूं, हर ब्लेड पे कुछ ना कुछ करंट उत्पन्न होता है। अब ये करंट लोहा, किसी एक कोर जो है उस पर करंट उत्पन्न होता है। वो कोर किस चीज का बना? लोहा का। और लोहा में करंट उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे कौन सा करंट लॉस होगा? कोर लॉस कंपोनेंट। उस लोहा में रेजिस्टेंस होगा और उसमें जो करंट उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर, उस कोर के अंदर एक क्षति हो रही है, वो कोर लॉस कंपोनेंट। तो दूसरा IW को बोला जाता है कोर लॉस कंपोनेंट करंट। कोर लॉस कंपोनेंट करंट, ध्यान रहे, विजिबल है, जी हाँ। चलिए, तो दूसरा बोला गया कोर लॉस कंपोनेंट। इसका मतलब एक चीज तो तय है, जब ये नो लोड कंडीशन में करंट ये रहता है तब भी 2 भागों में बटा होता है, एक I म्यू और एक IW, जिसको एक को बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरे को बोला जाता है कोर लॉस कंपोनेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? एक मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट। चलिए और भी चीज यहां से सीखते हैं, तब हम इक्वेशन निकालेंगे तो आप फटाफट एक एक चीज को समझने लगेंगे क्या रणनीति होती है। हालांकि मैं एक चीज और बोला हूं कि अगर कुछ चीज फिर भी रह जाती है आपके दिमागों में, अप टू ट्रांसफार्मर जब खत्म हो जाएगी तो यकीन के साथ एक पॉइंट नहीं बाकी आपके लिए बचेगा। आप एक एक चीज को इतना क्लियर, आप बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, वो चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी, आपके दिमाग में उतरने लगेगा, मशीन को आप इस तरीके से सीख लोगे। चलिए, तो हमने ये बोला कि जब नो लोड कंडीशन में होता है तब भी ये करंट I0 हो जाता है, लेकिन वो I0 भी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट, एक तो इस फ्लक्स को गुजारने में कुछ ना कुछ करंट तो लेगा ना, बिना करंट का, क्योंकि जब नो लोड रहेगा यहां से कोई स्विच ऑन ना कीजिए तो कोई फ्लक्स गुजरेगा क्या? नहीं। इसका मतलब जब स्विच को ऑन कर रहा हूं तो फ्लक्स तो गुजार रहा है, उसके लिए एक करंट चाहिए जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, I म्यू से डिनोट किया जाता है। और ये कोर लॉस कंपोनेंट आयरन में जो करंट उत्पन्न होता है, एडी करंट, वहां पे तो हम कह सकते हैं उस आयरन के अंदर एक लॉस होता है, इसीलिए इस लॉस को I2R के टर्म में भी हम इंडिपेंड करते हैं। हम ये कहते हैं, समझिए आप यहाँ पे अगर मेटल के अंदर होता है तो उस मेटल में रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए IW को
आई इस रेजिस्टेंस से भी दिखाया जाता है, आई डब्ल्यू को इस रेजिस्टेंस से भी दिखाया जाता है। और ये कोर लॉस से हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है जी, फ्लक्स गुजार रहा है। तो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए आई म्यू को हमेशा जब गुजरने वाला अवस्था दिखाएंगे तो इसको इंडक्टर जैसा सिंबल देंगे, और आई डब्ल्यू के लिए रेजिस्टिव सिंबल देंगे। और रेजिस्टिव में जो क्षति होती है इसीलिए इसको एक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है और इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है। उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, ये चीजें फिलहाल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, ये जो है हमारा ये जो है नो लोड करंट जो कि खुद अपने आप में 3 से 5% रहता है फुल लोड का, ये जो दो भागों में बढ़ता है आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू, ये कभी भी नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं होता, समझ लीजिए। हालांकि इसके इक्वेशन में बताऊंगा आगे, ये नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं होता। तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम क्या होता है जी, इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करता है, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे इस पे वेक्टर, इस पे वेक्टर, इस पे वेक्टर लगाना जरूरी। ऐसा नहीं है कि ये 3 एम्पियर और ये 5 एम्पियर तो नो लोड करंट 8 एम्पियर हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके ग्राफ बनते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा फेजर डायग्राम वगैरह में। तो ये हमेशा दिमाग में रहे। अगर कोई बोल देगा आई म्यू का मान 3 एम्पियर है, आई डब्ल्यू का मान 4 एम्पियर है, तो आई नॉट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई नॉट का मान, इसका आई नॉट का मान कितना 7 नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी 5 एम्पियर। आई नॉट का मान क्या होगा, 5 एम्पियर। ये कहने का मतलब है वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो हमने इतना चीज देख लिया अभी यहां पर। ओके गाइस, तो हमने आपसे अभी बताया कि नो लोड करंट भी 2 डिपार्टमेंट में बढ़ जाता है। अब चूंकि नो लोड करंट खुद ही 3 से 5% है, तो वो भी 2 कंपोनेंट में हो सकता है, तो इसमें भी बढ़ जाते हैं, कोई 1 से 2% और कोई 2 से 3%, ऐसा रेंज में रहता है। उसके भी हम पैटर्न बताएंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करके बताएंगे। तो एक चीज तो तय हो गया। अब हम जब ईएमएफ इक्वेशन बनाएंगे तो ईएमएफ इक्वेशन जो हम निकालेंगे वो तो ये कहता है, भाई ईएमएफ इक्वेशन मेरा निकालो, तो ये कहता है मैं लगाऊंगा फॉर्मूला n माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ये कहता है भाई फेराडेज, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, ये क्या कहता है, तुम ये फॉर्मूला लगा दो। अब ठीक है, अब ये फ्लक्स कौन सा लगेगा भाई इसके अंदर, तो हम कहेंगे फ्लक्स तो वही लगेगा जो इससे होके गुजर रहा है, क्योंकि वही एक क्या है, वही एक रिस्पॉन्सिबल है इस वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए। क्या, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का और इस वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का, यानी प्रोड्यूस्ड वोल्टेज का। क्योंकि साउथ के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप इंग्लिश में भी बहुत सारे टर्म्स को यूज करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, ये टर्म रहा ये इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ से कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अब इस फ्लक्स को क्या करना है, तो ये जो फ्लक्स होता है जो यहाँ पे गुजर रहा है, ये जो होगा वो होगा फाई एम साइन ओमेगा टी। ये जो फ्लक्स होता है, कोई कहेगा सर ये कैसे आप लिख रहे हो, अब एक एक चीज मैं बताता हूं। आपको पता होना चाहिए जब ये नो लोड कंडीशन है, ठीक है ना, जब ये नो लोड कंडीशन है, फुल लोड कंडीशन है, फिलहाल तो इतना हमने एक चीज बताया, बोला कि अभी एक दिमाग में रखिए, हालांकि इसकी एक एक कॉज बताऊंगा। रिजल्टेंट फ्लक्स इसमें चाहे नो लोड हो या फुल लोड, फाई एम हमेशा बराबर होता है, इसीलिए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी मैंने बोला था। आगे एक एक चीज प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। तो चाहे नो लोड हो या फुल लोड, किसी में भी ईएमएफ इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब कोई कहेगा कि फाई कहां से उठा के लाएंगे, तो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि किसी वाइंडिंग में अगर करंट मैं देता हूं तो प्रोड्यूस होता है उसमें फ्लक्स। हमेशा फ्लक्स जो समानुपाती होता है किसका जी, करंट का। इसका मतलब करंट और जब चले बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, करंट और वोल्टेज, करंट और फ्लक्स हमेशा किस में होता है, सेम
फेज में। इंडक्टिव सर्किट के अंदर है ना, यहाँ पे देखिए करंट और फ्लक्स, कभी भी अगर आप करंट दोगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दोनों हमेशा सेम फेज में। इसका क्या मतलब है समझिए, सेम फेज का मतलब ये है, सर्किट थ्योरी आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने पहले बता रखा है। अगर ये करंट का ग्राफ है, अगर ये करंट का ग्राफ है तो नो डॉट, अगर फ्लक्स का भी ग्राफ होगा तो सेम फेज मतलब फेज शिफ्टिंग नहीं होगा, सेम फेज में होगा। देखिए यानी ये आगे पीछे नहीं गया है कर्व, इसका मतलब दोनों के अंदर फेज एंगल कितना है 0 डिग्री। हम ये कह सकते हैं करंट और वोल्टेज के अंदर फेज एंगल कितना है 0 डिग्री। अब ये करंट कहां से आ रहा है जी, समझिएगा। अब ये जो आई नॉट करंट है, आई नॉट करंट है, हमने तो नो लोड कंडीशन से अब स्टार्ट कर रहा हूं। अब जब जैसे ही मैं स्विच ऑन किया हूं, करंट जैसे गया तो आई नॉट करंट दो भागों में बटा, एक है मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा है कोर लॉस कंपोनेंट। तो फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है जी, मैग्नेटाइजिंग करंट ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेट ये मानते हैं वो जो इक्वेशन होगा वो Im sin ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि साइनोसोइडल एसी वेव है तो यहां से गुजरने वाला हमारा करंट भी क्या होगा साइनोसोइडल। तो आप समझिए जब कोई आई म्यू का इक्वेशन है Im sin ओमेगा टी, तो ये करंट और फ्लक्स क्या है साइनो सेम फेज में, तो फाई इक्वेशन जो बनेगा वो भी क्या बनेगा फाई एम साइन ओमेगा टी। कोई फेज में चेंज नहीं, सेम फेज में। ये क्या दिखाता है फेज चेंज। किसी वेव का इक्वेशन कंपैरिजन किस कंडीशन में करते हैं जी, एक एक चीज फेज का कंपैरिजन कैसे करते हैं, एसी एनालिसिस के अंदर बहुत अच्छे से हमने किया। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, उसका साइन अगर है तो दोनों साइन में होना चाहिए या फिर दोनों कॉस में होना चाहिए, ठीक है ना। ओमेगा के बाद दोनों में, ओमेगा के बाद कोई लीड लैग कर रहा है वो हम नहीं देखते, उसके बाद प्लस में होना चाहिए या फिर दोनों माइनस में होना चाहिए। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अभी सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों में लीडिंग लैगिंग कुछ भी नहीं है। अब समझिए तो मैग्नेटाइजिंग करंट हुआ, यानी जो भी करंट यहाँ पे आ रहा है वो मैग्नेटाइजिंग करंट, और कुछ तो लॉस में जा रहे हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और मैग्नेटाइजिंग करंट का ये है तो उससे उत्पन्न फ्लक्स भी क्या है फाई एम साइन ओमेगा टी। और इसी फाई एम, इसी को लगाएंगे, इसी फ्लक्स को लगाएंगे इस इक्वेशन में तो अपने आप ईएमएफ इक्वेशन ये दे देता है, ठीक है ना। बाकी राम कहानी तो बहुत सारा है, एक साथ कितना चीजों को यहाँ पे ले, यहाँ पे ये इस चीज को आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी को जैसे पुट करते जाएंगे, अब तो इक्वेशन है तब तो मैथ बन गया। जब हमको पता चल गया कौन सा फ्लक्स इसके अंदर डालते हैं तो अब तो मैथ बन गया। ओके गाइस, तो अब हम ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन अब कैसे निकलता है। नो डाउट आप सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे फ्लक्स कौन सा आएगा, वही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो इस कोर को मैग्नेटाइज करेगा वही फ्लक्स आएगा, जो कि मैं जान रहा हूँ फाई इक्वल टू जो होगा। यहाँ पे और भी रणनीति है जो लास्ट में ओवरऑल मशीन को कंप्लीट करने के बाद, ध्यान रहे मशीन को कंप्लीट करने के बाद जब पूरा आप सीख लोगे ना ओवरव्यू, फिर आपको जब मैं यहाँ लाऊंगा कि और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको सीखना पड़ता है। अभी तो आपको लगता होगा बहुत चीज सीख रहे हैं, पर इसको सीखने के बाद अगर हाई स्टैंडर्ड करना है तो पूरा मशीन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आइए यहाँ पे और तब सीखिए कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो अगर यहां फाई एम लिखूंगा तो इसका मतलब N1 इंटू IM बटा रिलक्टेंस होंगे। वो सब चीजें चर्चाएं आगे चलेंगे। चलिए पहले हम सीख लेते हैं जो बेसिक फैक्ट्स है हमारा, उस सब को सीखते हैं। फाई इक्वल टू क्या है फाई एम साइन, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट जो कितना है जी 3 से 5% के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ अभी वही है। आगे चीजें और चर्चा होंगी। अब लगाते जाइए कि भाई E1 दे दो मुझे, E1 कह रहा है माइनस एन, माइनस क्यों लग रहा है लेंज लॉ के कारण, लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, ये लेंज लॉ के कारण होता है। यहाँ जो ये लगता है लेंज लॉ, लेंज लॉ के कारण, इसका मतलब एन यहाँ पे डी फाई एम साइन ओमेगा टी बटा डी टी। अगर यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन को लिखूँ तो माइनस N1, चलिए आप लोग भी करते जाइए। ध्यान रहे आप लोग अगर नोट्स कोई नहीं भी बनाता है, एट प्रेजेंट आप क्लास ले रहे हो, क्लास लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बाकायदा PDF क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ी डिले जरूर होती है मेरे क्लासों के अंदर, पर क्वालिटी देने का 100% मेरे पे भार छोड़ दो। बस आप लोग साथ देते रहो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ो, मेहनत करो पूरा डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। एजुकेशन ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी चीज़ है, आपके लिए कोहिनूर का हीरा होता है। एजुकेशन से दुनिया के हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं है तो कहीं 4 लाइन बैठ के खड़ा होकर बात नहीं कर सकते किसी से। एजुकेशन वो वेपन होता है अपनी लाइफ का, इसीलिए उसका हमेशा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करो एजुकेशन का। और साथ के साथ एजुकेशन से
जरूरी नहीं है कि इंसान एजुकेशन पाके हर नौकरी को डेडिकेट करता है। आपके पास एक अच्छा एजुकेशन है, जिंदगी में कभी फेल्योर नहीं हो सकते। आज इस चीज को दिमाग में लिख लीजिए। चलिए मैं बात कर रहा था यहीं पे, अब करिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो डिप्लोमा वाले को थोड़ा दिक्कत होता होगा, उसका मैथ्स नहीं होता 12th में, तो वो अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगी जी, 5m निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन ओमेगा का टी, यहाँ ओमेगा निकल जाएगा, बच क्या जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हो गया इतना वैल्यू, माइनस भी हमारा टारगेट होगा हटाने का। यहाँ चूंकि प्राइमरी साइड कमांडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए A1 यूज किया हूँ तो N1 यूज करेंगे, E1 यूज किया हूँ तो N1 साइड, टर्नों की संख्या N1 साइड है, 5m ओमेगा को लिख सकता हूँ 2πf, ये तो इसका होता ही है वैल्यू। कॉस को देखिए, कॉस को तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो फ्लक्स प्रोड्यूस कराया, जो हमने फ्लक्स प्रोड्यूस किया या ईएमएफ करंट लिया था, ये देखिए ये जो है इससे कंपैरिजन करना है, इस फ्लक्स से हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना लीड या लैग करना है। तो फेज अगर ये साइन में है बेचारा, तो यहां भी इसको किस में तब्दील करना पड़ेगा, साइन में। कॉस में छोड़ के हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि ये उत्पन्न वोल्टेज और ये फ्लक्स दोनों में कितना लीड लैग है ना। इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको मैं साइन में करूंगा तो इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इसको लिखा जा सकता है ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला से। अब माइनस N1 5m 2πf, इसको करिए तो इसको उलट देना है अगर, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, निकाल लिया इधर से, ठीक है ना। अब इस दोनों को करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया N1 5m 2πf इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन सेकेंड, और इस वाले को मानता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को मानता हूं इक्वेशन फर्स्ट। कंपैरिजन कीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि सर कंपैरिजन कर लो, अब आप कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं कि इस कोण पर उत्पन्न वोल्टेज, इस कोण पर उत्पन्न वोल्टेज E1 और इसमें जाने वाला फ्लक्स ये फाई फ्लक्स, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो हम लिख लेते हैं, इसको मैंने बोला 5, ये इक्वेशन 2 है, और दूसरा क्या था ये जी, मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ 5m साइन ओमेगा टी, ये हमारे लिए इक्वेशन क्या था जी 1। अब दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो फेज के बारे में बताइए। तो ये चीज होता है, ये अगर 0 से लैग कर रहा है तो ये कितना से लैग कर रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब E1 लैग्स बाय 90 डिग्री, E1 लैग करेगा 90 डिग्री से, फ्रॉम किससे जी, मेन फील्ड फ्लक्स से। जो मेन फील्ड फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उससे E1 कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री से पिछड़ रहा है। E1 पिछड़ रहा है कितना से, 90 डिग्री से। क्लियर। तो यहाँ E1 लैग्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम किससे, मेन फील्ड फ्लक्स से। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अभी तो ईएमएफ इक्वेशन नहीं निकला, एक तो लॉजिक बता दिया कि ये हो रहे हैं। अब ईएमएफ इक्वेशन को पूरा करते हैं। यहां तो आप लिख सकते हो, आप, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, अब इसी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए एक चीज तो तय हो गया, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपको सब बुक के अंदर लिखा मिलेगा। अब इसी को सॉल्व करिए। अगर कोई इक्वेशन साइन के साथ है तो ये कैसा इक्वेशन है, ये तो ऐसा ही इक्वेशन हो गया ना जी, जैसे करंट के लिए कहते हैं Im साइन ओमेगा टी, है ना। कोई वोल्टेज के लिए कहता है Vm साइन ओमेगा टी। अगर ये होता है, इसका मतलब ये वोल्टेज या ये करंट, कैसा करंट और वोल्टेज होता है, इंस्टेंटेनियस। कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस। और ये क्या होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं एक इक्वेशन से बता दूं अगर, और ये होता है उसका फेज। तो ये बताइए, अगर मैं करंट का बोला हूं तो ये इंडिकेट करता है इसका मैक्सिमम करंट का, है ना, और ये साइनोसॉइडल वेव के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज क्या कह रहा है, ये वोल्टेज कह रहा है कि हम इतना कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है इतना, ये इतना कांस्टेंट है, इनटू साइन माइनस 90। इसका मतलब इसका जो फेजर बनेगा, इसका जो ग्राफ बनता होगा, कैसा ग्राफ बनेगा जी। इसका मतलब एक चीज होता है, ये जो ग्राफ बनना माइनस लैग कर रहा है, इसका मतलब से करता वो यहाँ से पिछड़ रहा है, और इतना से जब पिछड़ रहा है, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन, ये इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने कंप्लीट किया, इस टाइप का ग्राफ बना रहा है 90 से। लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी,
अगर इसको ई मैक्स कोई पूछे तो ई मैक्स कितना है यहाँ का N1 5m 2πf, यही ना है। क्यों कहेगा कोई ऐसे कैसे? देखिए इसी को लिख सकते हैं क्या, E1 ये कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उसके साथ मैक्सिमम साइन लगा है, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये इक्वेशन होगा कि नहीं? आई होप आप लोगों को क्लियर पता चलना चाहिए, इक्वेशन यही होगा, क्योंकि ये साइन के साथ है ना, वैसे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, लेकिन आई एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम हमने निकलना है, ये मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम का मान कितना है? ये, चूंकि साइन का मान 1 हो जाना है, तो ये क्या है? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हम एसी के अंदर मैक्सिमम रखते हैं क्या? नहीं, हम कौन सा वैल्यू रखते हैं? आरएमएस वैल्यू। हम कौन सा वैल्यू रखते हैं? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ देखिए आरएमएस वैल्यू जब आपसे कोई पूछता है कि भाई ई मैक्स तो आपने निकाल लिया, लेकिन एसी के अंदर जो हम निकालेंगे वो कौन सा वैल्यू चाहिए हमको? आरएमएस। तो हम कहेंगे भाई आरएमएस का सिंपल फंडा है, कहता है मैक्सिमम को ई मैक्स आपने जो भी निकाला उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब क्या बता रही है? देखिए इसकी वैल्यू को आप लिखते जाइए, 2 पाई को बाहर कर देता हूं। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान करते हैं, N1 इंटू 5m मैक्सिमम फ्लक्स है हमेशा। देखिए ध्यान रहे, ये नॉर्मल फ्लक्स नहीं है, मैक्सिमम फ्लक्स हमेशा आया है, ध्यान रहे इस चीज का। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसके बारे में, हालांकि आगे बाद में डेप्थ में बात करूंगा। ये इतना डिवाइडेड बाय, और एफ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, और डिवाइडेड बाय √2। अगर इसको कट करता हूं तो यही इक्वेशन देता है 4.44 5m N1f किसके बराबर जी? ई आर एम एस का मान 4.44। ये चलिए तो मैं लिख देता हूं। अब फाइनली हमको क्या निकला? ई आर एम एस इजकल टू 4.44 कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यही निकलेगा 5m N1f। ये निकलेगा आपका, ये टर्म निकला अभी आज आपका, ठीक है ना। अगर ये निकल गया, फोर्थ पॉइंट मान लो, अगर ये वैल्यू निकला, इसीलिए एसी के अंदर क्या होता है? एसी के अंदर जो होता है, अब आरएमएस तो हम जानते हैं, हमेशा आरएमएस वर्ड यूज करते हैं कि आपके घर में कितना आरएमएस आ रहा है, ये कोई पूछता है क्या? कितना वोल्ट आ रहा है? 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, तो वो आरएमएस अंडरस्टूड होता है। इसलिए यहां जब अगर पूछा जाए कि E1 साइड का वोल्टेज क्या है, इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा E1 साइड का आरएमएस वैल्यू पूछा गया है, और ये होता है 4.44 E1 आरएमएस बोलो या ये वालो 5m N1f। ये हो गया आपका ईएमएफ इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यूं ही नहीं कि सर्किट ट्रांसफार्मर लिया और d5/dt लगाया, वहां पे 5m लिया और ईएमएफ इक्वेशन निकाल दिया। क्या ये करना था? नहीं, एक एक चीज समझना था कि वो फ्लक्स कहां से आ रहा है, ठीक है ना। आप कहोगे अभी रिलेशन बहुत सारा है इसमें, एक एक चीज को समझना है। अभी तो ये नो लोड कंडीशन में है, तो आप कहोगे सर 5m था, लेकिन जैसे फुल लोड करेंगे करंट तो बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। जी नहीं, यही कॉन्सेप्ट क्लियर तो करना है। मैक्सिमम फ्लक्स जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, 5m, इसीलिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर बोला जाता है। बड़ा इंटरव्यू में पूछा गया, मैं जहां भी अपियर हुआ हूं, कई जगह इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं और बड़ा दर्द होता था उस टाइम, मैं बढ़िया से जवाब नहीं देता था, तो दिल में जलन होती है कि ये सब चीज़ में क्या था आखिर जो नहीं दे पाया था। तो जब उसको पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर के लिए वो चीज़ें यादें रह जाती हैं कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ था। चलिए, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा जो मैंने फेस किया अपने लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ और कहीं आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो ये इस तरीके से ईएमएफ इक्वेशन हो गया। अब हम और भी चीज़ करते हैं, रफ कर देता हूँ, शायद टाइम लगता है आप लोगों को, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रफ करके फटाफट कर देता हूँ। चलिए देखिए, जब E1 का इक्वेशन निकाल लिया आपने, E1 के लिए इक्वेशन जब आपने निकाल लिया, तो प्राइमरी साइड के लिए अगर ये वैल्यू निकला तो यहाँ भी फ्लक्स वही कट, जो फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है उसके लिए E1 वही निकला, तो वही फ्लक्स तो यहाँ से भी गुजर रहा है और वहीं पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा। वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए क्लोज पाथ की जरूरत नहीं होती, क्लोज पाथ तो उसके लिए जरूरत होती है करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो सिमिलरली हम कहते हैं E2 RMS भी क्या होगा, जिसको हम E2 से मानते हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हमेशा RMS ही होगा, तो वहाँ पे सेम 4.44, उसके बाद जो यहाँ पे कर रहा हूँ देखो 5m
अब टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा वो टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ टर्न कितना है N2 अब समझिए क्यों ऐसा बोला गया था। लास्ट लेक्चर में हमने 10 पॉइंट कराए, उसमें एक ये भी था पर टर्न, एक क्या था पर टर्न हमेशा वोल्टेज सेम कांस्टेंट होता है। यानी टर्न यहाँ 10 है तो वोल्टेज अगर 10 है तो यहाँ टर्न 5 है तो वोल्टेज 5 ही रहेगा। पर टर्न वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह है टर्नों की संख्या जहाँ ज़्यादा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा, टर्नों की संख्या जहाँ कम वोल्टेज वहाँ ऑटोमेटिक कम। क्लियर? तो इस इक्वेशन को मैं मान लूँ 5th पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ 5th पॉइंट। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए रेशियो, यहीं से आता है रेशियो। क्यों रेशियो की बात करते हैं, क्या आखिर बात होता है, तो रेशियो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत जगह आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ एरर है, कौन से बुक में ऐसे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ एरर है, मैं उसको भी डील करूंगा। स्पा क्वेश्चन बच्चे बहुत प्रीफर करते हैं बीटेक के दौरान, पर उसमें कुछ एरर है ना। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कोई बोल दे तो उसमें दिक्कत तो नहीं आती रेशियो निकालने में, लेकिन वहां पे एक एरर है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुतों के पास अगर बुक में हो तो करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पे निकालता हूं, तो ऐसा करते हैं E2/E1 करके देखते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है E2/E1 अगर आप करते हो तो क्या देखने को मिलता है। तो हमने कहा ठीक है मैं देखता हूं क्या देखने को मिलता है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा N2/N1। N2/N1 बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जगह गलतियां भी मिलेंगी आपको। तो E2/E1 बराबर हमेशा N2/N1 बराबर N2/N1, और इसी को बोलते हैं K, या इसी को बोलता है बहुत जगह A, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी को बोलता है बहुत जगह A, या इसी को बोलता है K, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब देखिए ये तो होता ही है, पर चूंकि मैं आपको बहुत सारा कैलकुलेशन अभी निकाला नहीं हूँ, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं निकाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसको जब निकालेंगे तो प्रूफ तो कर ही दूंगा। पर जब दो चीज़ याद रखे तो एक चीज़ और याद रख लेना कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन दोनों के अपोजिट होता है, करंट I2/I1/I2। ये आपको अभी याद रख लेना है, हम इसकी प्रूफ आपको बताएंगे। तो क्या हो गया E2/E1 N2/N1 बराबर A और I1/I2 बराबर A। तो ये सब बराबर है आपस में। क्या है E2 दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। क्यों होता है, एक एक चीज को बढ़ाएंगे, सबका मतलब है कि स्पा क्वेश्चन में, आई होप आप उस बुक को देखना, E1/E2 किया हुआ है ना, N1/N2। तो रेशियो के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A का वैल्यू जब निकालने के लिए कहेगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो E2/E1 हमेशा याद रखना, N2/N1 देखना याद रखना, और I1/I2 ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसके बारे में और भी चर्चा आपसे लगातार करते रहेंगे। इसमें दिक्कत हो तो समझिए, वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से। हेलो गाइस, तो चलिए एक बार एनिमेशन के थ्रू हम समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, ये लोड का साइड है, ये सोर्स का साइड है। तो यहाँ पे अगर लोडेड कंडीशन में होगा तो यहाँ करंट जाएगा, तो यहाँ भी करंट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको नो लोड कर दिया गया, जैसे इसको नो लोड कर दिया गया, अब देखिए इसमें करंट जाएगा तो इसी वाइंडिंग से करंट जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं लगा है, लेकिन यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा। तो करंट जिस रफ्तार से यहाँ पे जाएगा, सर्कुलेट होगा। एसी में चूंकि करंट इधर एक बार प्लस यहाँ, एक बार प्लस यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे होता है ना एसी के अंदर। तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्लक्स में चेंजेज होते हैं, हम कहते हैं कि फ्लक्स में क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो फ्लक्स में चेंजेज होते हैं, तो इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है d∅/dt एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।